बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। मेरे जीवन में सौभाग्य के बहुत सारे अवसर आते हैं, संघर्ष भी होता रहा है, सौभाग्य भी मिलता रहा। उस कड़ी में आज का एक पड़ाव है कि मुझे प्रयागराज के उपाध्याय जी, पांडे जी और उनकी पूरी टीम के दर्शन हुए। इस महादेश में निसंदेह कोने कोने में लोग काम कर रहे हैं। मुझे राजेंद्र अंतराव की बहुत पहले कवि भोपाल के हुए उनकी पंक्ति ऐसे संगठनों को देख करके याद आती है कि आज पूरा देश जैसे लाम पर है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर है। तो चाहे रायपुर हो, बस्तर हो या प्रयागराज हो, रीवा हो, सब जगह लोग इस महादेश में अपने अपने तरीके से लोक कल्याण का, लोक मंगल का काम कर रहे हैं। और जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है वो तो 100% लोक मंगल के काम से जुड़ा हुआ है। उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। वो धंधेबाजियों की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो विशुद्ध रूप से पत्रकारिता को मिशन मान करके चलते हैं, वे विशुद्ध रूप से लोक मंगल का ही काम कर रहे हैं। आज लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय पर बहुत सुंदर संगोष्ठी आपने रखी और राम लखन गुप्त जी ने एक गंगोत्री के रूप में विचार प्रस्तुत किया और धीरे धीरे सारे वक्ताओं ने उस गंगोत्री को गंगा के रूप में परिवर्तित किया। और जब वो गंगा प्रफुल्ल ठाकुर के पास तक पहुंची तो मैं सच कहूं, मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया। ये मुंह देखी बात नहीं है, प्रफुल्ल को भी पता है कि जब जब भी मैंने कई सालों से मैं उसको जानता रहा हूं और हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति प्रेस क्लब में आए जो प्रेस क्लब का नवाचार करते। आप सबको बता दूं कि मैं रायपुर में पत्रकारिता करते हुए 2 बार श्रमजीवी पत्रकार संघ का अध्यक्ष कहा, रायपुर इकाई का, और आविभाजित मध्य प्रदेश में IFWJ का महामंत्री भी था। मेरे समय तक श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक औचित्य दिखाई देता था। जब हम कहते थे तो मेरे साथ सैकड़ों लड़के पत्रकार सड़कों पर उतरते थे, नारेबाजी करते थे। आज वो 50-55 साल के हो गए हैं और रायपुर में बहुत सारे पत्रकार हैं। लेकिन जब सक्रिय पत्रकारिता समय अलग हुआ तब धीरे धीरे मैंने उपाध्याय जी देखा कि पत्रकार संघ निष्क्रिय होता गया, गुटबाजी में का शिकार होकर के धीरे धीरे संगठन की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन जब प्रफुल्ल ठाकुर जैसे व्यक्ति का उदय हुआ तो मुझे लगा कि जो काम संगठन को करना चाहिए, पत्रकार संघ को करना चाहिए, वह इकलौता काम, वो महत्वपूर्ण काम प्रेस क्लब अब कर रहा है। ये अपने आप में तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है कि कोई मेरे काम को, जो मैं चाहता था पत्रकार संघ पत्रकारों के लिए संघर्ष करे, लड़ाई करे, वो संगठन तो दबी होकर के रह गए। लेकिन इकलौता रायपुर का प्रेस क्लब एक ऐसा संगठन बन के उभरा है जो पत्रकारों के लिए बहुआयामी तरीके से काम कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट प्रफुल्ल ने दी। यही होना चाहिए पत्रकार संघ का काम। लेकिन कोई बात नहीं, प्रकारांतर से प्रेस क्लब कर रहा है, मतलब प्रेस क्लब में भी पत्रकार ही हैं और वो संगठन से भले उस तरह से अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हों, लेकिन एक बड़ी इकाई के रूप में प्रेस क्लब हमारा काम कर रहा है, जो पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बात कर रहा है, पत्रकारों की पेंशन की बात कर रहा है, प्रेस क्लब कैसे समृद्ध हो, उसकी बौद्धिक चेतना कैसे जागृत हो, इसके लिए यहाँ लाइब्रेरी भी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी बात है कि गोविंद लाल बोरा जी के नाम से यहाँ एक पुस्तकालय भी शुरू हो गया है। तो पत्रकारों का समग्र रूप से व्यक्तित्व विकास हो, इस दृष्टि से प्रेस क्लब काम कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके पीछे सरकार भी खड़ी है। ऐसा नहीं है कि सरकार पत्रकारों को खरीद लेगी। ये समाज का, सरकार का दायित्व है कि वो एक ऐसे संगठन को, एक ऐसे समाज को सहयोग करे जो लोक जागरण का काम करता है, लोक मंगल का काम करता है। मीडिया की भूमिका की बात करूंगा मैं संक्षेप में, 5-10 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि देखिए, पत्रकारिता का जो उद्गम हुआ वह एक भूमिका के साथ हुआ। 1780 में जब हेकी ने अपना अखबार शुरू किया, हेकी गजट जिसे हम कहते हैं, उसकी भूमिका उसी समय से शुरू हो गई थी कि कैसे हमें
जो कुछ भी हो रहा है उससे बेहतर कैसा हो सके, इसकी दिशा में हिकी ने काम किया। और वो पत्रकारिता की ऐसी गंगोत्री थी जिसके कारण धीरे धीरे एक समझ हमारी विकसित हुई पत्रकारिता की, कि पत्रकारिता को कैसा होना चाहिए। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, लेकिन उसे लगा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो उसके खिलाफ लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। तो उसने अपना अखबार शुरू किया, और जैसा कि होता है दमन पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। वो पत्रकारिता का दूसरा पहलू ही दमन है। तो हिकी के साथ भी, अगर जेम्स ऑगस्टस हिकी के साथ काफी दमन हुआ और अंततः उसे जेल में ठूसा गया और बाद में उसको देश निकाला दे दिया गया। वो जब ब्रिटेन जा रहा था तो जहाज में ही उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अखबार बंद हो गया। फिर वर्षों बाद 1826 में, इसी महीने 30 मई 1826 को उदंत मार्कंड जैसा अखबार शुरू हुआ, जिसने उस परंपरा को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अखबार भी ज्यादा नहीं चल पाया। कहने का मतलब यह है कि वो जो भूमिका हमारी है, उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, लेकिन मीडिया की भूमिका उस समय भी वही थी जो 2025 में है। वह भूमिका है लोक जागरण की। जब हमारे आजादी के संघर्ष के दौर में पत्रकारिता का एक अलग किस्म का उदय केसरी के माध्यम से हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब निकाला अखबार केसरी, उसके बाद उन्होंने जो नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हम सबको पता है कि वे लगातार पत्रकारिता करते हुए जेल भी जाते थे, अखबार भी प्रकाशित करते थे, जुर्माना भी भरते थे। और उसके बाद हमारे इस परिदृश्य में महात्मा गांधी, किसी ने नाम लिया, महात्मा गांधी एक बड़े पत्रकार के रूप में हमारे सामने उभरे। और आज 150 साल बाद भी या 126 साल बाद भी हम गांधी जी की पत्रकारिता को अगर फॉलो करें तो मुझे लगता है कि वो जो हमारी लोकतंत्र की भूमिका है, गांधी जी ने अपने समय में सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। वो सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि उन्हें वहाँ का जो भारतीय समाज है, प्रिटोरिया सरकार वहाँ के भारतीयों को बहुत प्रताड़ित करती थी, रंगभेद की वहाँ नीति थी। तो गांधी जी को लगा कि सिर्फ आंदोलन करने से बात नहीं पड़ेगी, लोक जागरण करना है। तब उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया, और उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को, जिसमें तमिल समाज था, वहाँ गुजराती समाज था और हिंदी बोलने वाले काफी लोग थे, तो उनके बीच उन्होंने एक पत्रकारिता के माध्यम से आवाज बुलंद करने का काम किया। और जैसा कि मैंने कहा, जो पीड़ा हिकी ने झेली, गया प्रसाद शुक्ल ने झेली, वही पीड़ा गांधी जी को ही भोगनी पड़ी। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, वे जेल जाते थे और जेल से बाहर आते थे। और उन्होंने कहा, प्रिटोरिया सरकार से उस समय कहा, वो जो बात है जो आज मैं कहना चाहता हूँ उसको जोड़ करके, कि उन्होंने कहा कि हमारा जो भारतीय समाज है दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है, वह मुर्दों का समाज नहीं है, वह जिंदा भारतीय हैं। उस जिंदा भारतीय को बताने के लिए मैं अखबार निकाल रहा हूँ। और गांधी जी वही काम करते रहे। आज़ादी के बाद हम गांधी जी को एक पत्रकार के रूप में याद नहीं कर पाते। दुनिया के अनेक लोग, चेलापति राव ने कहा कि गांधी जी विश्व के महानतम पत्रकारों में एक थे। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम उनके राजनीतित्व के व्यक्तित्व को तो याद करते हैं, बताते हैं गांधी जी ने कैसे आज़ादी दिलाई, लेकिन एक बौद्धिक जागरण गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से किया। वो छुआछूत के खिलाफ उस समय लिखते थे, वह स्त्री अधिक चेतना के लिए लिखते थे, गौ हत्या के खिलाफ गांधी जी ने लिखा, भाषा के सवाल पर कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी, गांव हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे सुंदर गांव होने चाहिए, कैसे वहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, पूरा गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर गांधी जी ने हमारे सामने दिया। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 76-78 साल बाद भी वैसे गांव जो गांधी जी की कल्पना के गांव थे, वह गांव हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम मीडिया की भूमिका की बात करते हैं तो हम सत्ता को आईना तो दिखाएं,
जरूर दिखाना चाहिए। गांधी जी ने भी दिखाया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी दिखाया, माखनलाल चतुर्वेदी, एक लंबी फहरिस्त है। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, उस एक पत्रकारिता की पिछले 150-200 साल की परंपरा से वाकिफ हूँ, इसलिए बहुत लंबा वक्तव्य मेरा हो सकता है। एक गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बहुत विस्तार से मैं बता सकता हूँ, तिलक जी के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ, गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ। सार यह है कि हमारी जो परंपरा है, पत्रकारिता की परंपरा है, वो लोक जागरण की परंपरा है। हमारी मीडिया की जो भूमिका है वो लोक जागरण की है। और ये बात प्रफुल्ल ने भी बहुत संकेतों में भी कही कि आज बड़ी चुनौतियां हमारे सामने कि हम सच नहीं लिख सकते, सच बोल नहीं सकते। मेरा जो पहला उपन्यास मैंने लिखा, विठलबरा की आत्मकथा, उसमें 4 पंक्ति मैंने उसी व्यवस्था के विरुद्ध लिखने की कोशिश की थी। उसमें ये मेरा मुक्तक मैंने भूमिका में दिया था कि हर हाल में हम सच का बयान करेंगे, हर हाल में हम सच का बयान करेंगे, बहरे तक सुन ले वो गान करेंगे, और खुद को अल्लाह जो मानने लगे, ऐसे हर शख्स को इंसान करेंगे। तो पत्रकारिता का दायित्व है कि जो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, भगवान समझने लगे हैं, उसको पत्रकार आईना दिखाता है और बताता है कि तुम जनता के बलबूते तुम शीर्ष तक पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें होशो हवास में रहना चाहिए और जनता के साथ काम करना चाहिए। हमारे बलिया के मित्र ने बताया, प्रफुल्ल ने भी कुछ बातें बताई। आज देखिए कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैं कहता हूं कि लोकतंत्र हमारा अभी भी बहुत हद तक विकलांग है। ये तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी 100% हमारे समाज को नहीं मिलेगी, पत्रकारों को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी प्रफुल्ल को पता है कि इसके पहले जो सरकार थी उसमें भी कितना दमन हुआ। किसी ने एक व्यंग भी लिख दिया, प्रतीकों में भी व्यंग लिख दिया, तो उसे जेल में ठूस दिया गया। और भी कुछ पत्रकारों के साथ प्रताड़ना हुई। इसके पहले भी पत्रकारों की हत्या होती रही है। पिछले साल भी एक पत्रकार की हत्या हुई। मतलब यह है कि जो सच लिखेगा वो मारा जाएगा। बहुत सारी हिंदी में कविताएं भी हैं, सच लिखने वाला मारा जाता है, लेकिन एक सच्चा पत्रकार कभी भी सच कहने से पीछे नहीं हटता है। उसके सामने मुक्तिबोध हमारे समय के बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सारे। तो हर समय अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, और जो अभिव्यक्ति का खतरा नहीं उठाता, हमारे किसी साथी ने कहा, उसे कोई और दूसरा काम करना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आपको अभिव्यक्ति का खतरा उठाना होगा, आपको जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। आपकी हो सकता है कि आपकी पिटाई हो, आपका सर फट जाए, हो सकता है एक दिन आप शहीद हो जाए, लेकिन आपको अपना जुझारू तेवर कम नहीं करना चाहिए। और ये ताकत आपको तब मिलेगी मित्रों, जब हम संगठित होकर के मजबूत होने की कोशिश करेंगे। इस प्रेस क्लब के सभागार में एकता शर्मा तो बैठी है, लेकिन हमारे बीच में एकता नहीं है। ये मैंने वर्षों से महसूस किया है कि एकता की कमी के कारण प्रशासन और शासन प्रफुल्ल हम पर हावी हो जाता है। हमारे बलिया वाले मित्र ने बताया कि जब वो अमर उजाला के पत्रकार का मामला आया, तो अमर उजाला वाले ने हाथ खींच दिया मैनेजमेंट ने कि हमारा आदमी नहीं, हमारा पत्रकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लगातार होता रहा है। अगर किसी पत्रकार के खिलाफ प्रशासन या शासन कोई कार्रवाई करता है और जब पूछताछ की जाती है कि भाई आपका पत्रकार है क्या, तो कहा जाता है कि नहीं, हमारा पत्रकार नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में उसको कई बार आपने मानदेय दिया है, सैलरी दी है, लेकिन हाथ खड़ा कर देते हैं। तो ये जो हमारी समकालीन पत्रकारिता का जो चरित्र है, ये बहुत खतरनाक है। पत्रकार तो अच्छे हैं, अखबार के दफ्तरों में पत्रकार जुझारू हैं, आज वो लिखना चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन जो है उस पर अंकुश का काम करता है। उस समय 1926 वगैरह में जब यंग इंडिया या हरिजन या नवजीवन में लिख रहे थे, तो वो अपने समय में पत्रकारिता को लेकर के गंभीर बात करते थे। उस समय उन्होंने एक लेख लिखा, विषैली पत्रकारिता। इसलिए इसका मतलब यह है कि 2025 में भी विषैली पत्रकारिता है और 1926 में भी विषैली पत्रकारिता थी। वो उस समय के चरित्र को देख रहे थे और दिख रहे थे कि पत्रकारिता में विज्ञापन के मामले में भी उन्होंने
उसके किसी भी अखबार में विज्ञापन नहीं छपता था, क्योंकि उनको ये पता था कि विज्ञापन लेकर के हम उलाई हो जाएंगे, गवर्नमेंट को सच नहीं लिख पाएंगे। तो कभी उन्होंने विज्ञापन नहीं लिखा, लेकिन ये कहते थे कि पत्रकारों को सरकारी सुविधा से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने उस समय व्यवस्था को चुनौती दी थी, वो कहा कि पत्रकारिता पर अंकुश लगाना, पत्रकारिता की आत्मा की हत्या करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पत्रकार अपने आप को अंकुश लगाए, वह शुचिता का ध्यान रखे, अतिरंजित खबरें न प्रकाशित करें। गांधी जी ने हमेशा शुचिता का ध्यान रखा। मैं भी कई बार अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूँ, बस्तर के हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं जो बहुत जुझारू है, ठाकुर हम सबको जानते हैं, प्रफुल्ल। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको निसंदेह सरकार को आईना दिखाना है, व्यवस्था का हमें विरोध करना है, लेकिन हमें प्रामाणिकता के साथ करना है। व्यक्तिपरक टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के एक अभद्र भाषा में अगर उसके खिलाफ निंदा करते हैं तो वो मानहानि कही जाती है। तो हमें मानहानि से बचना है, हमें व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना है, हमें प्रवृत्ति पर प्रहार करना है। अगर हम प्रवृत्ति पर प्रहार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारिता के साथ न्याय करेंगे और जो हमें अधिकार मिले उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे। होता यह है कि हमारे पास एक हथियार आ गया, हम उसका फिर गलत इस्तेमाल करेंगे तो कहीं न कहीं वो हथियार हम पर ही भारी पड़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें न्याय संगत अनुपालन करना है। और वो चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी, हम सच लिखेंगे और व्यवस्था हम पर प्रहार करेगी, हमें तोड़ने की कोशिश करेगी। और हो सकता है जिस अखबार में हम काम कर रहे हैं उस अखबार से हमें विदाई भी दे दी जाए, लेकिन हमारी कलम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम एक पर्चे के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे उपाध्याय जी ने बताया कि उन्होंने छोड़ दिया और फिर अपने अखबार के माध्यम से वे अपना काम करते रहे। प्रफुल्ल भी आज स्वतंत्र होकर के भी काम कर रहे हैं, मैं भी अपने माध्यम से आज भी लगातार लिखते रहता हूँ। जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा बताऊंगा, बहुत सारे रोचक मेरे 2 उपन्यास, एक मिठलवरा की आत्मकथा और कुछ साल पहले आया मीडिया नमा, बदलते हुए मीडिया के चरित्र को लेकर के बताया कि किस तरह से मीडिया में खेल होता है। जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था 35 साल पहले तो बीजे मैंने किया, पत्रकारिता में पहले आया और अच्छी पत्रकारिता कर रहा था। माँ सरस्वती का आशीर्वाद था कि मुझे उस तरह से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही थी तो लोगों ने यार तुम बीजे कर लो, तो मैंने पढ़ाई बीजे में मैंने ज्वाइन किया। और चूंकि मेरा विशद अनुभव पत्रकारिता का था, इसलिए जब उसका रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ, स्वर्ण पदक मुझे प्राप्त हुआ। तो हमारे कई मित्रों ने कहा कि अब तुमको यार ये बढ़िया मिल गया है, अब तुमको पत्रकारिता छोड़ करके जनसंपर्क विभाग में आ जाना चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। और हुआ भी कि हमारे बाद में कुछ लोगों को नौकरी मिली। मैंने कहा जनसंपर्क विभाग में नौकरी तो कर लूंगा, लेकिन आज जो मेरे तेवर है पत्रकारिता के, आज जो मैं व्यंग्य लिखता हूँ, जो गजलें कहता हूँ, व्यवस्था विरोधी मेरी कलम है, तो क्या वो कलम उस समय बच पाएगी सरकारी नौकरी के बाद? और ऐसा ही हुआ। हमारे बाद के मित्रों ने जो उनके तेवर व्यंग्य में दिखाई देते थे वो व्यंग्य लिखना खत्म हो गया, वो उनके लेखन की धार खत्म हो गई, वो एक सरकारी कर्मचारी बनकर के रह गए। लेकिन आज आप सब लोग के आशीर्वाद से प्रफुल्ल जानते हैं कि लिखते लिखते 20 खंडों में मेरी गिरीश पंकज रचनावली प्रकाशित हो सकी। इसलिए हो सकी कि मैं स्वतंत्र हो करके पत्रकारिता करता रहा, लेखन करता रहा। तो आज की इस अवसर पर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ हमें कलम चलानी है। अगर हमारा संस्थान, जिस अखबार में हम काम करते हैं, अगर वो संस्थान हमारी खबर नहीं छापता तो मैं तो कहता हूँ कि हम एक पम्पलेट छाप करके उस समाचार को प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी प्रमाण के कोई भी खबर कभी भी जारी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास पुख्ता सबूत है तभी हम खबर जारी करें, वरना उस खबर को रोक दें। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग में एक जगह इसका उल्लेख किया है कि उन्हें उस खबर की प्रामाणिकता नहीं मिली तो उन्होंने कहा ये खबर नहीं छपेगी, भले कितनी बड़ी खबर।
हमें प्रमाण के साथ हमें शत्रु पर हमला करना है। जैसे अभी हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो प्रमाण के साथ बताया कि कहाँ कहाँ उनके एयरबेस हमने ध्वस्त किए। तो पत्रकारिता को भी प्रमाण के साथ खड़ा होना होगा। ये हमारी जो लोकतंत्र में की मीडिया की जो भूमिका है, वह भूमिका का सूत्र यही है कि हमें व्यवस्था को आईना तो दिखाना है, लेकिन प्रमाण के साथ दिखाना है। और जब हम आईना दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि आईने पर पत्थर भी चलेंगे। मेरा एक शेर है कि कांच का जब घर रहेगा तो पत्थरों का डर रहेगा। क्या बात, वाह। तो हमारा घर कांच का घर है, हम आईना दिखाने का काम करते हैं और ये मान के चलिए कि हम पर पत्थर बरसेंगे, हमारा कांच चटकेगा, लेकिन हमें फिर से तैयार होना है, फिर से हम एक नया कांच, एक आईना लेकर के आए और जब जब पत्थरबाजी हो तब तक हम हिम्मत के साथ खड़े रहे। यही मुझे लगता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया की रचनात्मक भूमिका है। आज इस संगठन ने, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने बहुत सुंदर विषय के साथ एक आयोजन किया और जैसा कि हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि कोई संसाधन नहीं था, कहीं कोई संपर्क नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं शुभचिंतक लोग होते हैं। मधुकर द्विवेदी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आए, उन्होंने प्रफुल्ल ठाकुर जैसे उदार मना युवक से बात की और आप देख रहे हैं कि आज एक संगठन का सफल आयोजन यहाँ पर हो गया। बहुत कम लोग हैं। प्रफुल्ल ने भी शायद कहा कि देखिए शेरों की संख्या हमेशा कम होती है, यहाँ जो बैठे हैं वो शेर है, भेड़ तो बहुत सारे होते हैं, विचारों को सुनने वाले कम लोग होते हैं, विचारों के साथ सहमति दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में ये पूरा सभा भवन भरा रहेगा और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से आज मेरा भी एक रिश्ता बना। बहुत सारे संगठनों से मैं भी जुड़ा रहा है। मैंने बताया कि IAF तंदुरुस्ती का मैं सक्रिय पदाधिकारी भी रहा और बाद के बहुत सारे संगठनों को मेरा स्नेह मिलता रहता है। रायपुर प्रेस क्लब में जब से प्रफुल्ल का आगमन हुआ है तब से लगातार यहाँ भी मेरी उपस्थिति रहती है और जैसा मैं चाहता था, मैंने कहा कि वैसा मैं प्रेस क्लब को